नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फंड की दुनिया में। आज का वीडियो है एनएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वीए सीरीज का चैप्टर 7 नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो और प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स। इस वीडियो में 21 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार घूम कर आते हैं। इस वीडियो से आप सीखेंगे एनएबी नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर क्या होता है, इसका रिटर्न पर कैसे असर पड़ता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस कैसे तय होती है खरीदने और बेचने दोनों वक्त, मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन क्या होता है, एंट्री लोड एग्जिट लोड कैसे इम्पैक्ट करते हैं इन्वेस्टर को। हर सवाल के साथ मिलेगा क्लियर कॉन्सेप्ट ताकि याद भी रहे और समझ में भी आ जाए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अपने नोट्स को तैयार रखना क्योंकि यही सवाल एग्जाम में घूम घूम कर आएंगे यानी रिपीट होंगे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फेयर वैल्यूएशन इन म्यूचुअल फंड्स? ए, टू इन्फ्लेट एनएवी आर्टिफिशियली, बी, इंश्योर ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, सी, टू रिड्यूस एक्सपेंस रेशियो, या डी, मैक्सिमाइज एएमसी प्रॉफिट्स। तो इसका आंसर होगा टू इंश्योर ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब फेयर वैल्यूएशन होता क्या भाई? फेयर वैल्यूएशन मतलब अब तुम इसका जो फेयर वैल्यूएशन बोला गया है उसी से इसका अर्थ निकलता है कि चीज़ों का या सिक्योरिटीज का सही दाम। इसका दाम सही क्या होगा? अब दाम सही क्यों अराइज होता है, क्यों खड़ा होता है? ये बात उसलिए खड़ी होती है कि सिक्योरिटी उस समय इलिक्विड होती है, यानी उसकी डिमांड कम होती है मार्केट में, वो जल्दी बिकती नहीं है, उसके हम लोग बेच के उससे पैसा नहीं बना सकते, तो इलिक्विड होती है। इसके कारण यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये समझ गए आप। अब क्या होगा? अब उसकी सही और वास्तविक मूल्य हमको जानना है क्योंकि हमको उसकी एनएवी निकालनी है। ठीक है, तो जब हम इसकी एनएवी निकालेंगे तभी तो दूसरे लोग खरीदेंगे ना, और उनको सही फेयर वैल्यूएशन पे मिलनी चाहिए, यानी इसके सही दाम पे उनको मिलना चाहिए। तो एएमसी क्या करती है? उसी प्रकार की दूसरी सिक्योरिटी मार्केट में कैसी ट्रेड हो रही है भाई, सभी जगह तो इलिक्विडिटी नहीं होगी ना। ठीक है, तो क्या होगा? तो उसको देख देख के उसका सही वो कंपेरिजन करके सही एनएवी निकालेगी। अगला प्रश्न है, फेयर वैल्यूएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन? फेयर वैल्यूएशन कब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? जब मार्केट इज ओपन एंड लिक्विड, बी, एसेट आर ट्रेडेड डेली, सी, मार्केट इज क्लोज्ड और एसेट आर इलिक्विड, या डी, एक्सपेंस आर रिड्यूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो पिछले उसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने समझाया था ये कि जब इलिक्विड होगा तब फेयर वैल्यूएशन की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आंसर होगा इसका सी, मार्केट इज क्लोज्ड और एसेट्स आर इलिक्विड। ठीक है, तो इसके आगे अब क्या समझाना आपको पता चले। अब अगला प्रश्न है, विच रेगुलेटर इशू गाइडलाइंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज इन इंडिया? बहुत सिंपल है, ए, आरबीआई, बी, सेबी, सी, इडा, या डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कौन होगा भैया? इसका सिंपल आंसर है, जो म्यूचुअल फंड का होगा तो रेगुलेटर कौन है? सेबी। ठीक है, इसका आंसर है सेबी। सेबी म्यूचुअल फंड वैल्यूएशन रूल सिर्फ सेबी बनाता है, एएमसी इसको इम्प्लीमेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिक्योरिटीज यूजुअली नीड फेयर वैल्यूएशन? फिर उसने सवाल वही पूछ लिया लेकिन अलग तरीके से अलग फॉर्म में पूछा, तो आपने भी इसका बड़ा ध्यान देकर इसका जवाब देना है। ए, एक्टिवली ट्रेडेड शेयर, बी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स विद डेली प्राइसेस, या सी, थिनली ट्रेडेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, या डी, कैश होल्डिंग। तो इसका आंसर है जो कम ट्रेड होगी, थिनली ट्रेडेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। तो बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जिनकी सिक्योरिटी को कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत कम ट्रेड होती हैं या ट्रेड भी नहीं होती, 2-3 दिन तक ट्रेड ही नहीं होती है। तो ऐसी सिक्योरिटीज का हमें फेयर वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। एएमसी को हमें मतलब एएमसी को फेयर वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नेट एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज इक्वल टू
टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, बी एसेट प्लस लाइबिलिटीज, या सी कैश ओनली, या डी यूनिट्स इनटू एनएवी। तो इसका आंसर होगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट में क्या किया जाता है? टोटल एसेट में हमारा होगा जो हमने इन्वेस्टमेंट की होगी भाई, जो हमारे पास कैश हमारे पास अभी बचा होगा, हमारे पास हाथ में जो भी होगा, उसको सबको जोड़कर उसमें से टोटल लाइबिलिटीज़ को, अब लाइबिलिटीज़ क्या होगी? जो खर्चे होंगे भाई, जो हमने खर्च की है, जो हमने फीस दी है, और जो हमने उसमें टोटल उसको बनाने में भी, म्यूचुअल फंड बनाने में भी तो खर्चा आता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें से घटाएंगी, तब जाके हमारा नेट एसेट आएगा। अब अगला क्वेश्चन है एनएवी पर यूनिट्स इज कैलकुलेटेड एस। अब देखो ये सवाल एक जैसे लग सकते हैं मगर एक जैसे है नहीं, आपने सबको बड़े ध्यान से सुनना है। एनएवी पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एस ए नेट एसेट डिवाइडेड बाय यूनिट आउटस्टैंडिंग, या बी नेट एसेट इनटू यूनिट आउटस्टैंडिंग, या सी लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय यूनिट्स, या डी एसेट डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज। तो आपको ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेट एसेट डिवाइडेड बाय यूनिट आउटस्टैंडिंग। तो एनएवी कैसे निकालते हैं भाई? जो नेट एसेट होगी उसको डिवाइड कर देते हैं यूनिट आउटस्टैंडिंग से, यानी इसमें सारी जितनी भी यूनिट हैं सबके पास होंगे ना, जो कस्टमर होंगे उनके पास होंगे यूनिट आउटस्टैंडिंग जितनी भी हैं, ठीक है। इस प्रकार उसका भाव निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ लायबिलिटीज इंक्रीज एनएबी विल ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, या सी स्टे सेम, या डी डबल। क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी डिक्रीज, यानी कम हो जाएगी। जब जब लायबिलिटीज बढ़ेगी, लायबिलिटीज मतलब देनदारी बढ़ेगी, खर्चा बढ़ जाएंगे, उससे उसकी देनदारी बढ़ जाती है भाई, वो कर्जा लेता है इधर उधर से, अपनी देनदारी बढ़ा लेता है, तो उसकी एनएबी जो है नीचे चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है एनएबी ऑफ ओपन एंडेड स्कीम इज कैलकुलेटेड ए वीकली, बी डेली, सी मंथली, या डी एनुअली। कब की जाएगी? ये दिया मैंने पॉज, ये दिया आपने उत्तर, और अब मैं दूंगा आपको उत्तर। ये दी जाएगी डेली, डेली की जाएगी, ठीक है। तो जब जब मैं पॉज लूंगा तब तब आपने आंसर तुरंत देना है उसका, ठीक है, कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, डिविडेंड इन म्यूचुअल फंड कैन बी पेड फ्रॉम ए इन्वेस्टर कैपिटल, बी डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व रिलीज गेन्स, या सी बारोड मनी, या डी एक्सपेंस रिफंड। तो इसका आंसर होगा बी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व से उसको दिया जाएगा, यानी जो रिलीज किया हुआ गेन ने उससे उसमें से डिविडेंड जो है दिया जाता है इन्वेस्टरों को। लाभ का कुछ अंश डिविडेंड कहलाता है, यानी कि जब म्यूचुअल फंड को कुछ लाभ होता है तो उसका कुछ अंश वह उसमें बांटता है, इन्वेस्टरों को बांटता है। वो घोषित करता है कि अब मैं इतना % जो है मैं दे रहा हूँ आपको डिविडेंड के तौर पर, ठीक है। तो हमारे बैंक खाते में वो कैश के रूप में आ जाता है, या कोई री इन्वेस्ट भी हो जाता है इसमें, ठीक है, दोनों चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, देखो हमने क्वेश्चन जो है एनआईएसएम की बुक से हर एक सेक्शन से, इस चैप्टर के हर एक सेक्शन से उठाए, ठीक है। तो आपको ये लगातार एनएबी के तौर पर दिखेंगे, कभी डिविडेंड के तौर पर दिखेंगे, कि आपको हर टाइप के आने वाले क्वेश्चन आपको समझाया जाने, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप ध्यान से सुनिए प्रश्न को, आपको जवाब अपने आप आ जाएगा। इफ अ स्कीम डिक्लेयर डिविडेंड एनएबी विल, अब एनएबी क्या हो जाएगी? अगर समझो डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो एनएबी क्या हो जाएगी? एनएबी हो जाएगी इंक्रीज या डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, या स्टे सेम, या डी डबल। तो सोचो क्या हो जाएगी? सोचोगे तो आ जाएगा डिक्रीज बाय सेम अमाउंट। डिविडेंड पे आउट के बाद स्कीम में क्या हो जाएगा भाई? स्कीम में एसेट कम हो जाएंगे भाई, उसकी संपत्ति कम हो जाएगी। जब संपत्ति कम हो जाएगी तो जब उसकी संपत्ति की वैल्यू निकलेगी वो भी कम निकलेगी, और जब वो कम निकलेगी तो एनएवी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिविडेंड इन म्यूचुअल फंड इज। अब डिविडेंड क्या है म्यूचुअल फंड में? क्या वो एनुअली गारंटेड होता है या नॉट गारंटीड? डिपेंड्स ऑन द सरप्लस,
या फिक्स बाय सेबी या पेड बाय गवर्नमेंट। ये सवाल किस लिए बनाया है? ये सवाल इसलिए बनाया है आपके लिए कि डिविडेंड को आप हमेशा गारंटेड ना सोचें, यानी कि जितना उसका सरप्लस होगा उस पर वो डिपेंड करेगा। कभी ज़्यादा होगा सरप्लस, कभी कम होगा सरप्लस, या कभी ना भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है डिविडेंड के बारे में है, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। वो तो जैसा वो हमने पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में सुना था, ये तुरंत आ जाएगा आपको। रिलीज प्रॉफिट या इंटरेस्ट अर्न या अनरिलीज गेन्स या डी डिविडेंड इनकम। तो सोचो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अनरिलीज गेन्स, यानी जो गेन्स अभी हमने रिलीज नहीं किए हैं, यानी सिर्फ वो कागजी तौर पे हैं, यानी कि हमें दिखा रहा है प्रॉफिट है लेकिन अभी हमने उसे रिलीज नहीं किया है, तो उसमें से जो है डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। यानी कि कोई हमारी सिक्योरिटी का भाव 100 रुपये था, वो 120 रुपया हो गया, तो कागजों में तो दिख रहा है 120 रुपया है, लेकिन अभी हमने रिलीज नहीं किया है। रिलीज नहीं किया मतलब उसको बेचा नहीं है, यानी 20 रुपया अभी हमारे पास आया नहीं है, 120 रुपया हमारे पास आया नहीं, तो हम उसमें से डिविडेंड कैसे घोषित करें भाई? बस ये समझना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू इन्वेस्टर टोटल वैल्यू आफ्टर डिविडेंड पे आउट? ए इंक्रीज, बी डिस्क्रीज, सी रिमेन सेम या डी डबल। तो सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो, डिस्क्रीज मत बोलो, रिमेन सेम। क्या रह जाएगी वो? रिमेन सेम। अब कैसे रह जाएगी रिमेन सेम भाई? एक जैसी कैसे रह जाएगी? समझो डिविडेंड तो हमेशा आपको पता है कैश मिल जाता है, ठीक है। अगर 100 यूनिट है हमारे पास और 20 रुपये उसकी एनएवी है और 2 रुपया अगर हमें डिविडेंड मिल गया, तो यानी 200 रुपये हमें कैश मिल गए। अब 200 रुपये कैश मिल गए तो एनएवी का टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू था 2000 रुपीज़, उसमें से 200 घट गए तो रह गए नए पोर्टफोलियो वैल्यू क्या रह गया? 1800 रुपये। लेकिन प्लस 200 भी है हमारे पास, वो भी तो वहीं से मिला हुआ है, तो 2000 के 2000 है, यानी सेम टू सेम है। अब लोड के बारे में सुनो भैया। एंट्री लोड इन इंडिया करंटली इज, क्या हुआ? 2% है, 5% है, या अवोलिस है, या अवोलिस मतलब 0 है, या 10% है। तो क्या है वो है अब इंडिया में ख़त्म है, अवोलिस है, 0% है, ठीक है। सेबी ने एंट्री लोड को पूरी तरह अब खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, एग्जिट लोड इज चार्ज व्हेन अ बाइंग यूनिट्स, बी सेलिंग यूनिट्स, सी एनुअल एक्सपेंस या डी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने नाम के अनुसार ही है ये, जब हम सेल कर देंगे उस समय हमें एग्जिट लोड लगेगा। अब एग्जिट लोड क्यों रखा होगा भाई सेबी ने? एक तो एंट्री लोड तो उसने ख़त्म कर दिया, तो एग्जिट लोड इसलिए रखा है उसने ताकि लोग जल्दी से वहाँ से निकले ना करके, ठीक है। जैसे फंड हाउस पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई मेरे साल भर के पहले आप यूनिट यहाँ से निकाल दोगे, रिडीम कर दोगे, तो आपको इतना % में एग्जिट लोड लूँगा, 1% लूँगा, 2% लूँगा, ठीक है। अब जैसे आप एग्जिट करेंगे उसी समय वो पैसा कट के आपके हाथ में मिल जाएगा। अब ये इसलिए किया गया है कि आप जल्दी जल्दी वहाँ से नहीं निकलेंगे। म्यूचुअल फंड में जितनी देर अधिक आप रुकेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ एनएवी इज 100 एंड एग्जिट लोड इज 1%, तो रिड्यूशन प्राइस कितना होगा? क्या वो 100 होगा, क्या वो 99 होगा, या सी 101 होगा, या डी 95 होगा? तो क्या होगा वो? तो इसका आंसर आप अपने आप ढूंढिए। इसका आंसर बहुत आसान है, अपने आप निकालिए और नीचे कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्पज ऑफ एग्जिट लोड इज ए इंक्रीज एएमसी प्रॉफिट, बी डिस्करेज अर्ली विड्रॉवल, या सी इंक्रीज एनएवी, या डी इंक्रीज डिविडेंड। तो किस लिए होगा वो? डिस्करेज अर्ली विड्रॉवल, ठीक है। तो एग्जिट लोड जो है एएमसी को प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो है एग्जिट लोड भी वहीं जमा हो जाता है, ठीक है। तो एग्जिट लोड एएमसी का कोई प्रॉफिट नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए लगाया गया है
ताकि जो है इन्वेस्टर उसमें देर तक बना रहे, लॉन्ग टर्म तक बना रहे। ठीक है, लॉन्ग टर्म बना रहेगा तो उसका उसमें उसको प्रॉफिट होगा। और इससे क्या होगा, मान में अगर शॉर्ट टर्म में वो सब निकलने चाहेंगे तो जो उसमें बने हुए लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान हो सकता है ना भाई। उनका भी पैसा जो है एएमसी के पास तो है नहीं, एएमसी ने तो उसको लगा रखा है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, एग्जिट लोड कलेक्टेड इज क्रेडिटेड टू एएमसी प्रॉफिट, बी डिस्ट्रीब्यूटर, सी स्कीम इटसेल्फ या डी सेबी। किसके पास जमा हो जाता है भाई, किसके खाते में क्रेडिट हो जाता है? ये स्कीम इटसेल्फ, यानी स्कीम में ही वापस ये जमा हो जाता है। मगर क्यों जमा होता है भाई? ताकि जो इन्वेस्टर वहाँ पे टिके हुए हैं उनको कोई नुकसान ना हो भाई। वहाँ से निकला तो उसने जो एग्जिट लोड दिया वो स्कीम में ही जमा हुआ, स्कीम में जमा हुआ तो ऐसा बहुत सारे एग्जिट लोड होंगे ना, तो वो जो एक अच्छा अमाउंट हुआ वो मार्केट में वापस लग गया तो जो बचे हुए हैं उनको मिलेगा ना प्रॉफिट, जो निकल गए वो तो निकल गए। अगला क्वेश्चन है, विच बॉडी बैन एंट्री लोड इन इंडिया? ए आरबीआई, बी सेबी, सी एडा या डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बड़ा आसान है, पहले भी आपको बताया किसने बंद किया, ये सेबी ने बंद किया है। ठीक है, इसमें कोई समझाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड व्हेन अ डिविडेंड डिक्लेयर, बी क्रेडिट इवेंट डिफॉल्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट, या सी मार्केट रैली, या डी एएमसी प्रॉफिट फॉल्स। तो इसका आंसर होगा जब डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी क्रेडिट इवेंट बाय डिफॉल्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी जब कोई डेट सिक्योरिटी जो है डिफॉल्ट हो जाती है, यानी पैसा डिफॉल्ट होना मतलब क्या होता है? डेट सिक्योरिटी का डिफॉल्ट होना मतलब होता है कि वो पैसा हमको वापस नहीं दे पाती है, मुझे नहीं, वो एएमसी को, जिसने वहाँ पे पैसा लगा रखा है, वो पैसा उसको मिल नहीं पाता है, वहाँ डिफॉल्ट हो गया, यानी कि वो अपने प्रॉमिस में फेल हो गई। उसने कहा था इतना इंटरेस्ट दूंगी, इतना प्रॉफिट मिलेगा आपको, वो हमको नहीं मिल पाता, एएमसी को नहीं मिल पाता। तो एएमसी क्या करती है, उससे उसका जो है जो मेन पोर्टफोलियो होता है, और भी तो होंगे उसमें सिक्योरिटीज जो प्रॉफिट में होंगी, तो उससे उसको अलग से एक पोर्टफोलियो बना देती है, उसको हम सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कहते हैं। तो ये सवाल ये भी आ सकता है, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? भाई इसे ही कहते हैं, उसमें सारे जो हैं जो डिफॉल्टर हैं उसमें इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, अब वो डिफॉल्टर उसमें इकट्ठे रहते हैं तो वो मेन पोर्टफोलियो से अलग हो जाते हैं, तो जो मेन पोर्टफोलियो की सेहत जो है वो अच्छी दिखाई देती है कि हमको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस मॉक को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप जो है, आपको यहाँ पे कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इज ए इंक्रीज एएमसी प्रॉफिट, बी प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एग्जिटिंग इन्वेस्टर ड्यूरिंग डिफॉल्ट, या सी इंक्रीज डिविडेंड पे आउट, या डी इंक्रीज TER। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एग्जिटिंग इन्वेस्टर ड्यूरिंग डिफॉल्ट। अभी मैंने पिछले सवाल में इसका आपको सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बताया था। तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मकसद होता है एग्जिटिंग इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, डिफॉल्टर को अलग कर देते हैं हम। ठीक है, ताकि मेन स्कीम जो है हेल्थी बनी रहे, मेन स्कीम का NAV बाकियों के लिए अच्छा रहे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि NAV, TER, प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स, ये तीनों ही म्यूचुअल फंड की दिमाग की नसें हैं। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गए तो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस और कॉस्ट दोनों पर सही नज़र रख पाओगे। अगली वीडियोस में हम मिलेंगे चैप्टर 8 टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड के साथ, जहां बात करेंगे रिटर्न पर लगने वाले टैक्स और इन्वेस्टर के लिए स्मार्ट प्लानिंग की। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहें अपने चैनल फंड की दुनिया के साथ। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सीखना है पैसों की सही समझ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय ज्ञान।